नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स बाय पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। इस पीडीएफ के ऑलरेडी 50 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 2 वीडियो बनाए 25-25 सवालों के। यूपी पीसीएस 2024 प्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। करंट अफेयर्स को लेकर मेरा टारगेट है कि आपके अगर 40 सवाल आ रहे हो, कम से कम 30 सवाल राइट होने चाहिए। उसके लिए हमें लगातार करंट अफेयर्स पढ़ना है और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना जरूरी है, जिससे कि आपको रोज करंट अफेयर्स मिल सके। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, इसके एक चीज और बोल रहा हूं, जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो लोग करंट अफेयर्स बाय पीसीएस गुरुजी और या पीसीएस गुरुजी का जो टेलीग्राम ऐप है, उस पे ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा मस्त होकर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, लिंक दे रखा है, देख लीजिएगा। चलिए, हु हैज लॉन्च्ड द इनिशिएटिव डेवलप इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? तो जो जैसा लग ही रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी का ये इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्ट किया गया। और इसका मकसद क्या है कि जो युवा हैं उनको हम और प्रोत्साहित करें और जो नया भारत बन रहा है, क्योंकि टारगेट है मोदी जी का कि 2047 तक, यानी जब 100 साल हो आजादी के, तब तक भारत जो है विकसित हो चुका हो। मतलब आजादी के 100 साल के अंदर हम इस देश को तोहफा दें जिससे कि देश विकसित हो जाए। इसके लिए यूथ को और मोटिवेट करना और एक्टिवेट करना जरूरी है। इसके लिए कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं आउट ऑफ लाइन जाना चाहूंगा कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, जो लगभग 6-6.25% है, शायद ये कम पड़ेगी। अगर 2047 हमें टारगेट रखा है, कम से कम 9-10% की जब तक ग्रोथ रेट नहीं होगी, तब तक शायद जो डेवलप कंट्री का टैग है वो हमें नहीं मिल पाएगा। हम ग्रो करेंगे, बट अगर हमें 47 में अपने आप को एक डेवलप कंट्री देखना है तो हमें ज्यादा तेजी से भागना पड़ेगा और तेजी से तरक्की करनी पड़ेगी। अभी कर रहे हैं और तेजी से करनी पड़ेगी। Who has been elected as a न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 5 चुनाव हुए थे नवंबर के अंदर, मैं कई बार बता चुका हूं। तेलंगाना है, मिजोरम है, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय साहब। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ है। कौन है? विष्णुदेव साय साहब जो है, ये है फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर। इससे पहले ट्राइबल, कोई भी ट्राइबल छत्तीसगढ़ का नहीं बना है। पहले ट्राइबल मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय साहब जो हैं, वो पहले ट्राइबल मिनिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक है 7th। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 7th रैंक है। कहां पर है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स 2024, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के अंदर भारत की रैंक 7 है। पिछले साल 8वीं थी, इस साल 7वीं है। ठीक है, इंडिया ने एक पायदान इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल, क्योंकि सोलर प्लांट अब देखिए, खूब सारे सोलर प्लांट लग रहे हैं, तो यहां पर हमने बहुत अच्छी तरक्की की है। ठीक है, मीटिंग कहां पे हुई थी? दुबई में हुई थी, जब COP 28 हुआ है। COP 28 दुबई UAE के अंदर हुआ है। ठीक है, वहीं पर ये इंडेक्स को लॉन्च किया गया था और इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और एनर्जी यूज कैटेगरी में अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। ये रैंक है, यहां पे देखिए। ठीक है, CCPI का जो है, और आप इसमें देख रहे हैं कि शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को किसी कंट्री को रैंक नहीं दी गई है। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को किसी को रैंक नहीं दी गई है। चौथे नंबर पे डेनमार्क आ रहा है, 5वें पे एस्टोनिया है, 6ठे पे फिलीपींस है, 7वें पे इंडिया है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कोई नहीं है, क्योंकि जो पैरामीटर चाहिए होते हैं, जो रखा था किसी देश को फर्स्ट पे आने के लिए, वैसा कोई प्रूफ नहीं कर पाया। 1, 2, 3 कोई प्रूफ नहीं पाया। जो चौथा है डेनमार्क आया है और इंडिया 7वें नंबर पे, पिछले साल 8वें नंबर पे था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसली ध्यान से इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? अभी छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा, विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश के कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के बने हैं मोहन यादव। मोहन यादव जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं आपके मध्य प्रदेश के। ठीक है, और राजस्थान के कौन थे? भजन लाल शर्मा। ठीक है, तेलंगाना के रेवांत रेड्डी।
ठीक है, तो ये है, और ये उज्जैन साउथ से आते हैं, उस सीट से आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द 12th एडिशन ऑफ एडमिरल कप 2023 हेल्ड एट इंडियन नेवल एकेडमी एझेमाला। एझेमाला में निवेदित किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझेमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 का 12वां संस्करण जीता है? अब देखिए, 2-3 सवाल है। पहला समझते हैं कि एडमिरल कप किस गेम से संबंधित है। तो एडमिरल कप जो है संबंधित है सेलिंग से। सेल मतलब आप जैसे देखते होंगे इस तरह के जो नाव के अंदर बैठ के सेल करना, नौकायन, ठीक है, सेलिंग से है। और ये कंपटीशन हर साल होता है, इंडिया में हुआ है, 12th एडमिरल कप है ये, और ये केरल के अंदर, एझेमाला कहां पर है? केरल के अंदर है। जीता किसने है? इस साल जीता है इटली की टीम ने। इटली की टीम ने ये कप जीता है, चैंपियन बना है इसके अंदर। ठीक है, तो एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा है, और ये एझेमाला केरला में हुआ है, और जीता है इटली की टीम ने। Which country abolished visa requirement for citizens of 33 countries including India? किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो वो है ईरान। ईरान ने 33 कंट्रीज के लोगों को वीजा फ्री एंट्री करने के लिए अलाउ कर दिया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि और ज्यादा रेवेन्यू आ सके। अब वैसे भी अब बहुत मसले में चल रहे हैं। कुछ और कंट्री है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, इन्होंने भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है इस साल। थाईलैंड, ईरान और श्रीलंका। श्रीलंका तो बोला कि आप 1 महीने तक आके रुक जाओ, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ईरान। इन ऑनर ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीसीसीआई रिटायर्ड द आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी? किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो वो है नंबर 7 की जर्सी पहनने वाले भारत के विकेट कीपर और महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इसका मतलब क्या? देखिए, अब कोई भी इंडियन क्रिकेटर जब भी इंडियन टीम के कपड़े पहनेगा, तो जर्सी पहनेगा, तो 7वें नंबर की जर्सी नहीं होगी, 7 नंबर जर्सी नहीं होगी। इसको रिटायरमेंट दे दिया गया है कि भाई धोनी ऐसा तो कोई नहीं, धोनी तो एक ही रहता है। ठीक है, 7 नंबर धोनी के लिए हो गया। इससे पहले तेंदुलकर के साथ हुआ, तेंदुलकर 10 नंबर जर्सी फिक्स हो गई है। ठीक है, तो अब कोई न 10 नंबर की जर्सी पहन सकता है, न 7 नंबर की जर्सी पहन सकता है। In which city of India was the global summit of livable cities of tomorrow held? लिवेबल सिटीज ऑफ टुमारो पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो वो हुआ है आपका गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं, देखिए, वाइब्रेंट गुजरात एक इवेंट होता है गुजरात के अंदर, हर साल होता है। वहां उस इवेंट के शुरू होने से पहले वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल और जो कौशल किशोर हैं, जो कि इंडिया यूपी से आते हैं और एक यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने मिलकर लिवेबल एक सिटीज का वो किया है। और इसके अंदर डिजाइन लिवेबल सिटीज टू इंप्लीमेंटिंग कोर कॉन्सेप्ट सच एज सस्टेनेबल फाइनेंसिंग टूल्स, डिजिटलाइजेशन, मेजरिंग लिवेबिलिटी एंड इन्वेस्टेबल सिटीज। यानी कि भविष्य को नजर रखते हुए हमें सिटीज को डिजाइन करना है, फाइनेंशियल टूल वहां पे रहे हमारे पास, ठीक है, डिजिटलाइजेशन ज्यादा रहे, मेजरिंग लिवेबिलिटी एंड इन्वेस्टेबल सिटीज को इस तरह से कर पाए। तो कॉन्फ्रेंस गांधीनगर के अंदर हुआ है और भूपेंद्र पटेल और कौशल किशोर जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। विच कैंपेन हैज इंटरपोल रिसेंटली लॉन्च अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? हाल में ही इंटरपोल ने मानव तस्करी के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है? तो इंटरपोल ने जो अभियान चलाया है मानव तस्करी के खिलाफ, उसका नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2, ये जो है इंटरपोल ने इसको किया हुआ है कि इंटरपोल में। ठीक है, तो अब ये तो हो गया स्टॉर्म मेकर्स, हो गया कि भाई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, बच्चा उठाया, चोरी कर दी, इस तरह की चीजें होती हैं, उनके खिलाफ किया। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ये सवाल पूछा जाता है, स्टॉर्म मेकर्स 2 से ना पूछा गया और इंटरपोल से पूछा गया, और ये पूछा गया किस तरह के नोटिस जारी करता है इंटरपोल, तो क्या आप इसका हैंडल कर पाओगे? यहां पर मैंने टाइप्स ऑफ इंटरपोल नोटिस, तो आपने सुना होगा रेड कॉलर नोटिस, ठीक है, अलग अलग टाइप के नोटिस है जो बताते हैं कि कितना जरूरी है या क्या करना है। अब इंटरपोल दुनिया के सभी देशों को इंटरकनेक्ट करता है कि भाई कोई भी जो क्रिमिनल है वो एक देश में क्राइम करके दूसरे देश में अगर जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके, उसको पकड़ा जा सके। तो डिपेंड करता है कि वो जो क्राइम हुआ है कितना खतरनाक है। ठीक है, इसके तहत इंटरपोल जो है वो नोटिस जारी करता है। जैसे कि सबसे खतरनाक है रेड नोटिस। रेड कॉलर नोटिस का मतलब है टू सीक द लोकेशन अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन, यानी कि भाई जैसे ही दिखे पकड़ लो उसको, ठीक है, ऐसे पकड़ना है उसको, और उसको जिस देश में क्राइम करके आया उसको भेज देना है।
रेड कॉर्नर नोटिस है। दूसरा है ब्लू नोटिस है, इसमें क्या करना है कि इसके बारे में किसी भी क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देखनी है, लोकेशन वगैरह ढूंढनी है। इसी तरह ग्रीन नोटिस आप ये पढ़ लीजिए, ग्रीन नोटिस है, ठीक है। फिर यहाँ पे येलो नोटिस है, ब्लैक नोटिस है, ठीक है, कि मान लो कोई डेड बॉडी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसके लिए ब्लैक नोटिस है, ठीक है। ऑरेंज नोटिस है, पर्पल नोटिस है। तो ये अलग अलग नोटिस है। आप प्लीज इस पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जब आप रखेंगे तो आराम से तसल्ली बस पढ़िएगा, समझिएगा, और ये सवाल अच्छा सवाल बन सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा। What is the recently discussed Green Voyager 2050 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू? हाल में चर्चित ग्रीन वोयाजर 2050 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है IMO से, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीड कंट्री फॉर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन वोयाजर 2050, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी शिप ट्रेवल कर रही हैं, वॉयजर समुद्र की यात्रा को वॉयस बोलते हैं, तो वॉयस कर रही हैं, तो उससे ग्रीन हाउस गैस का जो है वो एमिशन कम से कम हो, ठीक है। यही टारगेट है, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस GHG एमिशन फॉर शिप, ठीक है। अब इसमें इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी शिप भारत तरफ से उनके अंदर मार्पोल रेगुलेशन कर दिया है। मार्पोल का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्पोल MARPOL, मार्पोल जो है वो संबंधित है जितने भी शिप के ऊपर जो भी गाइडलाइन और रेगुलेशन दिए जाते हैं उससे संबंधित है मार्पोल, ठीक है। और इसमें कार्बन एमिशन टू ऑन कि शिप के ऊपर किस तरह का इंजन होगा, किस तरह की क्वालिटी का इंजन होगा, जिससे कि जो कार्बन जो गैस निकल रही है उसको हम रेगुलेट कर सके। तो मार्पोल भारतीय शिपों पर गाइडलाइन है किस तरह की गैस वहां पर रिलीज कर सकता है, ठीक है। ये Who won the title of Miss India USA? Miss India, not Miss India, Miss India USA 2023। तो मिस इंडिया यूएसए जो 2023 का जीता है वो रिजुल मेनी है, एक डॉक्टर है, मेडिकल स्टूडेंट है और यूएसए में रहती हैं। न्यू जर्सी में ये कॉम्पिटिशन होता है, रिजुल मेनी, ठीक है, उन्होंने जीता है उसके अंदर। Who has been named as the United World Wrestling Rising Star of the Year 2023? वर्ष 2023 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे बोला गया कि ये वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार है, फ्यूचर के स्टार है। तो ऐसा खिलाड़ी जो फ्यूचर स्टार है रेसलिंग के अंदर, कुश्ती के अंदर, तो वो है अंतिम पंघाल। क्या नाम है? अंतिम पंघाल जो है वो रेसलिंग को ये जो है, और इन्होंने अभी अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सीनियर मेडल में आके ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो इनको जो है वो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 में इनको मेडल मिला इसके अंदर। ये अंतिम पंघाल है, रेसलर नहीं है। Who has been appointed as the brand ambassador of Tripura state to promote tourism in the state? जो इसका आंसर है वो सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा स्टेट ने एज अ टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए ऐसा स्टेट एम्बेसडर जो है वो उन्होंने अपॉइंट किया है। According to the UN report, which country has overtaken Afghanistan to become the largest source of opium in the world 2023? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कौन सा देश अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है? अब देखिए, जब से तालिबान सरकार आई उसने सोचा था कि पहले तो पैसा कमाएंगे, अफीम उगा के बेचेंगे, ठीक है। जो पिछली सरकारें रही हैं और पिछली तालिबान सरकार भी रही, उन्होंने एक काम किया और अफगानिस्तान जो बना एक अफीम का सेंटर बना। बाद में रियलाइज हुआ कि अफीम के बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो अफगानिस्तान सरकार ने, तालिबान सरकार ने बैन लगा दिया कि अब हम अफीम नहीं उगाएंगे ज्यादा। अब जब अफगानिस्तान चला गया है तो अब कौन सा कंट्री ऐसा है जो नंबर 1 बना है? तो वो है म्यांमार, बर्मा, ठीक है। म्यांमार जो है वो नंबर 1 बन चुका है भाई आपका अफीम उगाने के अंदर, ठीक है। अब इससे संबंधित एक सवाल और आता है, पहले तो मुझे हिस्ट्री आता है। ओपियम वॉर किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? ओपियम वॉर ब्रिटिशर्स और चाइना के बीच में, चाइनीज के बीच में लड़ी गई थी। ओपियम वॉर 1839-38 के बीच में, ठीक है। अब एक सवाल और आता है जो मेन से भी आ चुका है आपसे, वो आता है गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, और क्या गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रिसेंट या गोल्डन ट्राइंगल। देखिए, ओपियम से संबंधित दो ग्रुप हैं। एक को बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट, यानी कि एक तरह का चांद, आधा चांद, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। गोल्डन क्रिसेंट, वहां पर अफीम को व्यापार होता है, उगाया जाता है, बेचा जाता है। बड़ी कुख्यात इस मामले में कौन कौन? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में तो ऐसा है कि पाकिस्तान सरकार ने तो
पाकिस्तान आर्मी ने तो खूब सारा ओपियम उगवाया अफगानिस्तान के अंदर, उसको इसी तरह से उन्होंने इंपोर्ट कराया और उसको बेचा भी बहुत है। और जब बाहर बेचा उसके बाद और आगे बढ़ते उन्होंने अपने देश में भी लोगों को बेचा है, अपने देश के लोगों को भी अफीमची बना दिया पाकिस्तान की आर्मी ने। गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एक और भी ग्रुप है, इसे बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल ये है, कौन है? म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इसे बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। तो याद रखिएगा, अफीम संबंधित है गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्राइंगल। क्रिसेंट के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ट्राइंगल के अंदर आपका म्यांमार, लाओस, वियतनाम और आपका थाईलैंड। Which country has launched the world deepest and largest underground laboratory on earth? किस देश ने पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो वो है चाइना। चाइना ने एक सबसे बड़ी और गहरी लेबोरेटरी का जो है वो स्टार्ट किया है उन्होंने। वो 2.5 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 2,500 मीटर है, 2.5 किलोमीटर तक उन्होंने गड्ढा खोद के वहां पर उस पर लैब अपनी सेटअप की है इसके अंदर चाइना ने। हाउ मेनी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन has the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट approved to open in state? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो वो है 57 साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश खोलेगा। ठीक है, 57 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब बहुत साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, तो अब अलग तरीके के हमें पुलिस स्टेशन और लॉ एंड ऑर्डर के जो चैलेंजेस है वो देखने को मिलेंगे। विच इंडियन रिसेंटली सक्सेसफुली क्लाइंब अंटार्कटिकास हाईएस्ट पीक माउंट विंसन? हाल में ही किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अब देखिए, सवाल तो यही है, एक सवाल तो यही हो गया, किसने की है? तो पहले से आंसर देख लेते हैं। केरल के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह कर लिया। और जब इन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने लगभग 5 कॉन्टिनेंट सबसे ऊंची जो चोटियां थी उनको फतेह कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये है आपके शेख हसन खान। ठीक है, अब सवाल आता है, ये तो हो गया विंसन, माउंट विंसन कहां है? अंटार्कटिका की है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ अमेरिका की कौन सी है, तो वो एकांगुआ, ठीक है, यहां पर है। नॉर्थ अमेरिका की डेनाली, ठीक है। उसके बाद मैं यूरोप की बोलूंगा तो एल्ब्रूस, अफ्रीका की किलिमंजारो, माउंट विंसन यहां पर है। ऑस्ट्रेलिया की कोस मिजिको, और एशिया की तो खैर सबसे बड़ी है ये माउंट एवरेस्ट। तो सवाल ये भी बन जाएगा आपका, ठीक है, कि हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची जो है टॉलेस्ट माउंटेन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। In which state did Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the सर्ववेदा महामंदिर धाम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस राज्य में सर्ववेदा महामंदिर धाम का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया है ये। ठीक है, क्या है यहां पर वाराणसी में जो है वो एक सर्ववेद पाठ बनाए, एक 7 स्टोरी जो बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर योग कर सके, लगभग 7,000 से ज्यादा लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। काशी वाराणसी के अंदर बनी है, और ये इनके नाम है सदगुरु सदाफल देव की। ये सदगुरु सदाफल देव जी हैं, तो इनके सदगुरु सदाफल देव महाराज जी हैं, और एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है जिसपे 7,000 लोग एक टाइम पर मेडिटेशन कर सकते हैं, वर्ल्ड सबसे ज्यादा होगा। और दूसरा इनके जन्म के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये चीज बनाई गई है। ठीक है, In which city did PM Modi inaugurated the world largest meditation center? हमने पढ़े लिखा, वाराणसी के अंदर ये स्टार्ट किया है। ठीक है, Who has become the 8th bowler in the world to take 500 or more wickets in Test cricket? 500 विकेट लेने वाला कौन सा क्रिकेटर जो है अभी हाल फिलहाल में हुआ है, और वो 8वां बॉलर बना है, दुनिया में 8वां बॉलर बना है जिसने 500 विकेट लिए हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन जो है स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ठीक है, और इन्होंने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं, 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। और एक टाइम पर ये ग्राउंडमैन हुआ करते थे, खेलते भी नहीं थे, ग्राउंड के घास साफ किया करते थे, लेकिन उनको ऐसा ही थोड़ा सा जोश चढ़ा और उन्होंने खेलना शुरू किया, और ऐसा खेला कि 500 विकेट ले लिए, और अभी खेल रहे हैं, 500 से ज्यादा विकेट ले गई है।
हाउ मेनी पीपल विल बी ऑनर्ड विथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? तो कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद यानी कि स्पोर्ट्स के में सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग अवार्ड है उसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और इस साल 2 लोगों को मिलता है। बैडमिंटन के लेजेंड्स हमारे हैं, नंबर 1 वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर्स हैं, ठीक है। और इनके दोनों का नाम है चिराग शेट्टी एंड रैंकी रेड्डी, सात्विक राज रैंकी रेड्डी, ठीक है। दोनों बैडमिंटन खेलते हैं, डबल्स पार्टनर है और वर्ल्ड के इस समय जब ये वीडियो बन रहा है वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं ये। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा जो लेगेसी है बैडमिंटन की वो ठीक ठाक सी है, अच्छी खासी लेगेसी है, ठीक है। ओलंपिक्स में हमने मेडल जीते हैं, बाकी जीता है, लेकिन ये लोग कुछ अलग ही लेवल की खिलाड़ी गई है, बहुत बढ़िया है। इंडियन डबल्स में अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत के स्लेम को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल गया। लेकिन साथ में ना कुछ अर्जुन अवार्ड भी मिले हैं। तो जो प्लेयर्स अपने अपने स्पोर्टिंग फील्ड के हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिया है 2023 में। कई लोगों को 25-26 लोगों को अवार्ड दिया है। ये आपको याद करना है। एग्जाम में सवाल क्या आएगा, किसी खिलाड़ी का नाम आएगा और उससे संबंधित जो आपका आएगा स्पोर्ट्स, तो मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि भाई ये फला बंदा कौन से स्पोर्ट्स संबंधित है। जैसे कि ओजस प्रवीण द्योतले आर्चरी में, आदित्य गोपीचंद स्वामी आर्चरी में, आदित्य गोपीचंद, ठीक है। मुरली शंकर एथलेटिक्स लॉन्ग जंप में है, ये यहां लॉन्ग जंप में है। पारुल चौधरी ये आपकी एथलेटिक्स, ये 5000 स्टीपल चेस जो रेस होती है उसके अंदर है। मोहम्मद हसमादुन बॉक्सिंग में है। आर वैशाली चेस के अंदर है, ठीक है। इनके ये भी ग्रैंड मास्टर बनी है। इनके भाई भी जो है प्रगनंदा भी है, वो भी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। मोहम्मद शफी क्रिकेटर हैं। अनस अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन यानी घोड़सवारी के अंदर आते हैं। दिव्य कीर्ति सिंह जो है ये भी इक्वेस्ट्रियन है। ये इंडिया ने जो एशियाड के अंदर 40 साल के बाद गोल्ड जीता है इसलिए उनको मिला है। दीक्षा सागर डागर गोल्फ के अंदर है। कृष्णा बहादुर पाठक हॉकी में है। सुशीला चानू हॉकी। पवन कुमार कबड्डी, पवन कुमार शेरावत नाम है इनका, ठीक है। ऋतु नेगी कबड्डी। नसरीन खो खो। पिंकी लॉन बॉल, ये लॉन बॉल के अंदर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो ये बिल्कुल ऐसी औरतें हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के लॉन बॉल को सीखा और बाद में कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड जीता है। तो इनकी कहानी तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग। ऐशा सिंह शूटिंग। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश। प्रियंका मुखर्जी टेबल टेनिस। सुनील कुमार रेसलिंग। अंतिम बंगाल रेसलिंग। नूरम रोशबीना देवी वुशु। शीतला देवी पैरा आर्चरी। और शीतला देवी के ऊपर 100% आने वाला है। शीतला देवी के क्या है कि इनके हाथ नहीं है और सिर्फ टांगों से ही निशान लगाती हैं ये। और उसमें भी इन्होंने एशियाड का जो पैरा एशियाड गेम्स हुए थे चाइना के अंदर, वहां गोल्ड जीता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत फैसिनेटिंग कहानी है ये शीतला देवी की। इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट और प्राची यादव पैरा कैनिंग, ये आपके पूरे हैं, आप इस दिन को याद कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। Who is the president of Egypt who has won the presidential election for third term? तीसरी बार इजिप्ट यानी मिस्र के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, वो बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो तीसरी बार चुनाव जीत के इजिप्ट के राष्ट्रपति बने हैं। Which state has won the Vijay Hazare Trophy 2023 at the Saurashtra Cricket Association Stadium राजकोट? देखिए क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे टूर्नामेंट, ठीक है। कौन जीता है 2023 में? जीता है आपका हरियाणा जीता है। हराया किसको? राजस्थान को हराया। ये तो क्वेश्चन हो गया कि विजय हजारे कप ट्रॉफी 2023 की कौन जीता? हरियाणा जीता, ठीक है। एक सवाल और बनता है कि विजय हजारे कप वो क्रिकेट का तो है ही है, लेकिन कौन से फॉर्मेट है? फॉर्मेट कौन सा है? तो ये है वनडे फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे कि आपका रणजी होता है वो है टेस्ट फॉर्मेट, ये है विजय हजारे है आपका वनडे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये है बीसीसीआई का T20 टूर्नामेंट है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको याद रखना है कि वनडे कौन सा है, T20 कौन सा है और टेस्ट मैच कौन सा है। How many cyber crimes police station has the Uttar Pradesh government approved to open the state? तो 57 हम cyber crime centers खोलेंगे। Which Indian neighboring country is planning to build a massive international city over an area of more than 1000 square kilometer on its border with Assam? कौन सा भारतीय पड़ोसी देश असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में एक विशाल अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने को योजना है? तो वो है आंसर भूटान। भूटान ने कहा कि भैया हम अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए हमें इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर एक इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहिए।
ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर वो लोग बना रहे हैं, यहाँ पे एक रेलवे लाइन भी हो रही है जो कि गलपोआ से कोकराझार को कनेक्ट करेगा और 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जो सिटी बनेगी वो इंटरनेशनल होगी, जिसपे अगल बगल के लोग आके और भी इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके। भूटान का है इंटरनेशनल सिटी के जो राजा जो है जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने बात की थी। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये अभी जो 75 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज मिले। बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या हो नंबर मैंने दिया हुआ है उसमें आप देख के मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स बाय पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज हम दिसंबर का करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उम्मीद करता आपने देख लिया होगा। आज हम 76 क्वेश्चन से लेकर 105 क्वेश्चन देखेंगे। तो यानी कि हमारा ये दिसंबर के जो टॉप 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आज इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। पहला पीडीएफ जो मैंने अलग से बनाया था वो आज कंप्लीट कर लेंगे। जो मार्केट में बुक्स हैं उनके जो शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे वो उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा जिसमें दिसंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज आर्म फोर्सेस हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द कोवेटेड गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हिंदी में यह है कि हाल में किस देश के सशस्त्र बलों को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन आउल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? पहला सवाल यह है किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो श्रीलंका के द्वारा गोल्डन आउल पुरस्कार दिया जाता है, उसके सशस्त्र सेना को दिया जाता है, ठीक है। मिला किसको है? इंडिया को मिला है। मिला किसको? इंडिया मिला है। और ये अवार्ड जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने दिया है, ठीक है। जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड देयर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लीडरशिप, इसके लिए गोल्डन आउल अवार्ड श्रीलंका के राष्ट्रपति देते हैं और इस बार भारत को मिला है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which ministry has recently launched the National Geoscience Data Repository पोर्टल? हाल में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च्ड द नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी रिपोर्ट पोर्टल ऑन 19 दिसंबर। और इसमें क्या है कि पूरी एक्सेसिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, एनालिसिस करेगा जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेशन। जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना, एनालाइज करना, शेयर करना, ये काम ये पोर्टल देखेगा जिसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इस चीज को बनाया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने गलियारे विकसित किए जा रहे हैं? गलियारे, कॉरिडोर यानी कि रास्ते। अच्छा, कॉरिडोर के बाद बहुत सारे सवाल आता है आपके ये तो चलो अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ही है, आपको ना थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूं, जैसे कि एलिफेंट कॉरिडोर भी बनता है कि भाई एलिफेंट जो है उस रास्ते को जाएंगे, उस रास्ते पे कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं होना चाहिए, कोई सड़क क्रॉस ना करे कि भाई जो हाथी जा रहा है बीच में रेलवे ट्रैक भी है तो पता लग रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे कॉरिडोर्स को आप याद रखिएगा। कुछ आध्यात्मिक कॉरिडोर भी है, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बनाया गया है वो सब कॉरिडोर। आपका कॉरिडोर का मतलब होता है कि एक रास्ता सही तरीके से लोग जो है वो आपस में कनेक्ट कर सके। जैसे अभी जो आपका उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा को कनेक्ट करने की बात है तो वो कॉरिडोर पूरा कंप्लीट किया जा रहा है कि जितने उत्तराखंड के चारों जो टॉप मंदिर हैं, जो मुख्य मंदिर हैं, वो सब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए। तो ये इस तरह के कॉरिडोर आपको याद रखने हैं। अभी जो क्वेश्चन है वो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने कॉरिडोर किए जा रहे हैं? तो वो है आपके 11, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर लगभग 250 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन लिया है। 250 मिलियन डॉलर का लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट टू मेक मैन्युफैक्चरिंग मोर कॉम्पिटिटिव, strengthen national supply chain and links with regional global value chains and create more and better job। जब ये रास्ते बन जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती है, एक माल को दूसरी जगह पे हम जल्दी पहुंचा पाएंगे, ठीक है। कनेक्टिविटी बहुत आसान रहती है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, पैसा आएगा तो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ग्लोबल लेवल पे अगर हमें
कॉम्पिटिटिव होना है, चाइना को कॉम्पिटिशन देना है, तो हमारे पास इस तरह के रास्ते होने चाहिए, कॉरिडोर होने चाहिए, जहां पर हम कम समय में अपने चीजों को पहुंचा सकें। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया ने 250 मिलियन का लोन लिया है कि इस रास्तों को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, अच्छा, प्रमोट वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड डेवलप फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, थर्ड हो गया आपका सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम और मजबूत करना चाहते हैं। चाइना की जो डेवलपमेंट आई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पर लो स्किल लोगों को जल्दी खपाया जा सकता है, हालांकि ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकती है। जो सर्विस सेक्टर होते हैं, खासकर आईटी सेक्टर होते हैं, यहां पर आपको व्हाइट कॉलर जॉब ही मिलती है, यानी कि ज्यादा स्किल्ड हो, इंजीनियर होंगे तो ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन जो ब्लू कॉलर जॉब होती हैं, जितनी भी आपके इंडस्ट्रियल वाली जॉब होती है, वहां पर कम स्किल के लोग जल्दी से अपने को खपा लेते हैं और वो तो हमने गलती हमसे ये हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 70 सालों के अंदर कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस हिसाब से नहीं डेवलप हो पाया जितना होना चाहिए था। तो इस चीज को दूर करने के लिए ये सब पॉलिसीज को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो कॉरिडोर्स हैं, तो अलग अलग कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कि दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता, चेन्नई बेंगलुरु को रोकने, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ने वाला रास्ता, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सटेंशन ऑफ सीबीआईसी टू कोची वाया कोयंबटूर, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद वरंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये कुछ कॉरिडोर आपको यहां पर दिख जाएंगे, समझ आ जाएगा कि किस तरह से भारत को अलग अलग कॉरिडोर के माध्यम से, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मैप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विच स्टेट इज द होम ऑफ काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट दैट अचीव क्रिटिकली सिग्निफाइंग द ऑनसेट ऑफ कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन। हिंदी पढ़ते कराने की बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। कौन सा राज्य काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना का घर है जिसके हाल में महत्वपूर्णता हासिल की है, जो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है। देखिए, पहले तो बताइए कि काकरापारा पावर प्लांट है कहां पर। काकर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर सवाल आते रहते हैं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते, आसान सवाल आते हैं। पहले आसान सवाल लेते हैं कि ये अलग अलग पावर प्लांट्स कहां पर हैं। तो अगर काकरापारा की बात करें तो काकरापारा है गुजरात के अंदर। तो कहां पर है? गुजरात के अंदर ये है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर आप सवाल पूछूं, इसी सवाल को लेकर हम बात करते हैं कि ये जो पावर प्लांट होते हैं इसमें किस तरह का रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। तो भाई जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। इसके अंदर एक बड़ा एटम टूट कर छोटे छोटे दो एटम्स में कन्वर्ट होता है और इससे बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है, जिस एनर्जी को हम लोग बिजली बनाने के काम में यूज करते हैं। वही न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो सूरज के अंदर होता है। वहां पर क्या होता है कि दो छोटे छोटे एटम जुड़कर एक बड़ा एटम बनाते हैं, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। तो हम लोग जो कर पाए हैं, फिजन को कंट्रोल कर पाए, फ्यूजन को अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। जिस दिन हमने फ्यूजन को कंट्रोल कर लिया, समझो कि बिजली की, लाइट की समस्या ही नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि मैंने और भी राज्यों का ले लिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक प्लांट स्टेशन है आपका, ये एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, फिर आपका गुजरात में तो काकरापारा है, राजस्थान के अंदर आपका राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, महाराष्ट्र में तारापुर पावर स्टेशन है, कैगा जो है कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु का मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, और कानकुंडा न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ये आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन अलग अलग जगह पर हैं। एग्जाम्स में आपके सवाल पूछ रहे जाते हैं आपसे, यूपी का खासकर आपको याद रखते हैं, ये आपका नरोरा आ जाएगा आपका। ठीक है, रिसेंटली साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड हाइड्रोजन साइनाइड H2S, हाइड्रोजन साइनाइड, a vital molecule for the formation of life on the Enceladus, a moon of। क्या बोल रहा है कि अभी हाल में ही साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन साइनाइड मिला है उनको एक मून पर, एनसिलडस, जो कि एक मून है। लेकिन ये मून किसका है? पृथ्वी का मून है या किसी और का मून है? ठीक है, H2S माना जाता है कि जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी साइंटिस्ट ढूंढते हैं लाइफ को तो कुछ एलिमेंट्स ढूंढते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन
इस तरह के कुछ जो वाइटल एलिमेंट ढूंढते हैं कि अगर ये होगा तो लाइफ भी हो सकती है। तो H2S उनको मिला है, कहां पे मिला है? एनसेलेडस में मिला हुआ है। ठीक है, तो जो आपका एनसेलेडस है वो किसका मून है? तो वो मून है शनि का, सैटर्न का। ठीक है, शनि का है ये। और साइंटिस्ट यूजिंग डेटा फ्रॉम नासा's कैसिनी स्पेसक्राफ्ट हैव डिस्कवर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, ए क्रूशियल मॉलिक्यूल फॉर लाइफ फॉर्मेशन इज इन द ओशन ऑफ सैटर्न्स आइसी मून एनसेलेडस, पब्लिश इन नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या है कि सैटर्न हैज कंफर्म 62 मून्स। शनि के 62 से ज्यादा मून है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा टाइटन है। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं देखूं मेजर मून्स ऑफ सैटर्न देखेंगे तो टाइटन, एग्जाम में सवाल आया हुआ है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है एनसेलेडस, यहां पर इसके समुद्र के अंदर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड मिली है, लेकिन सबसे बड़ा जो है टाइटन है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता कि टाइटन किसका जो ग्रह है, वो मून है, वो है शनि का। ठीक है, फिर एनसेलेडस हो गया, फिर टीथियस है, डियोन हो गया, ठीक है, रिया हो गया, मेमस, ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ज्योग्राफी का जब अगर आप घटना चक्र देखोगे आपको सब सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको अलग अलग मून जो है, मून जो ग्रह हैं उनके मून्स को स्टडी करना है, कुछ मेन याद रखने हैं। पृथ्वी का तो एक हो गया, लेकिन जुपिटर हो गया या यूरेनस हो गया या नेपच्यून हो गया, सैटर्न हो गया, इनके बहुत ज्यादा हैं, सब याद नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। तो सैटर्न का है टाइटन। ठीक है, द गेलिफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, गेलिफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन दैट वाज रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? गेलिफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जो हाल में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है भूटान के अंदर। भूटान इंटरनेशनल सिटीज बनाना चाहता है भारत और भूटान के बॉर्डर पे, गेलिफू के पास में। तो इसने गेलिफू से आसाम को भी रेलवे लाइन द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जो एक इंटरनेशनल सिटीज बनाए जाते हैं, जिसमें भूटान, कुछ पार्ट भूटान में हो, कुछ इंडिया में पार्ट हो। इसी तहत जो गेलिफू जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आया है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लगभग 4-5 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, भूटान के बारे में बात करूं तो भूटान 2 बातों में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, एग्जाम में सवाल आता है। पहला, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, जहां दूसरे देश जो हैं वो जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि भाई किस देश में कितने जीडीपी है। हमें कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जैसे भारत जो है अभी नवंबर के अंदर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया। ठीक है, लेकिन जो भूटान है उसने शुरू से रखा है कि पैसे से कुछ नहीं होता, बात होती है कि कितना आदमी खुश है। तो वो लोग ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को इन्होंने शुरुआत किया 1970 से शुरू किया। बाद में 90s, पहले शुरू में तो मजाक उड़ाया सभी लोगों ने कि यार ये क्या मतलब होता है, लेकिन 90s के बाद से एहसास हुआ कि बात सिर्फ ये नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही संपन्न है, वो खुश है, और फैक्टर्स भी हमें पर देखने पड़ते हैं। तो अब धीरे धीरे करके यूएन जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं उसको इन्वॉल्व करता है, और वो देखता है कि बाकी सेटिस्फेक्शन कितना रहता है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपसे पूछेगा ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स कहां पर है, तो वो भूटान के अंदर है। दूसरा सवाल जो आता है आपका, भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसने संविधान के अंदर, अपने संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी हालत में 70% जंगल, वन हमेशा रहना चाहिए। आप 70% से नीचे मात्रा नहीं आ सकती, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी हालत, कितना भी डेवलपमेंट हो ना हो, 70% जंगल रहेंगे, ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है। अमूमन पूरी दुनिया के अंदर ऐसा पता चला कि 33% जो है वो जंगल रखने की हम लोग बात करते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का टारगेट 33% जंगल रखने का है, लेकिन अभी भी वो 24% के आसपास ही पहुंच पाए हैं, जिसमें घने जंगलों की मात्रा तो और भी कम है। ठीक है, द प्रपोज्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द गिवन सिटी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कॉरिडोर बन रहा है, इंटरनेशनल कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ग्लोब होता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, इसको आपस में कनेक्ट करते हुआ एक बात चल रही है। ठीक है, तो ये कहां से गुजरेगा, पर ये सवाल कहां से नहीं गुजरना है, तो ये तो चलो बाद में पड़ेगा, लेकिन कहां से गुजरेगा इसकी सबसे अच्छी बात है ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ को हम लिखा है। वैसे इंडिया फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, लेकिन इसका नाम मिला हुआ है क्योंकि नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो सिर्फ हेमिस्फीयर की बात नहीं करते, गोलार्ध की बात नहीं करते। नॉर्थ और साउथ होता है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का भेद भी होता है कि नॉर्थ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और साउथ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। इसीलिए मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि जो साउथ कंट्रीज हैं, साउथ की वो डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज हैं।
तो यहां पर बात हो रही है कि रशिया से इंडिया तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता जो है अपनाया जा रहा है। अभी तक रास्ता था, देखिए अब इंडिया से निकल के यहां से होते हुए ब्लू रंग का रास्ता अपनाते हुए हम रशिया पहुंचते थे, लेकिन एक नया रास्ता बनाया जा रहा है जिसमें समुद्र और लैंड दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। समुद्र और लैंड, ये क्या था, सिर्फ समुद्र का रास्ता था, लेकिन यहां पर क्या है, समुद्र और लैंड का इस्तेमाल करें। तो इंडिया से निकल के जाएगा, मुंबई से निकल के ईरान जाएंगे, वहां से अजरबैजान जाएंगे, वहां से रशिया जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया, ईरान, अजरबैजान और रशिया, ये NSTC रूट है। तो अगर इसको देखा जाए तो कौन सा राज्य यहां पे नहीं आ रहा, देश नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा, उज्बेकिस्तान नहीं आ रहा है। इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, 4 कंट्री आती है, उज्बेकिस्तान नहीं आता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। द टर्म JN1 एंड पिरोला that were recently making news are related to which of the following? शब्द JN1 और पिरोला जो हाल में खबरों में रहे निम्नलिखित से संबंधित है। तो आपको पता है JN1 जो है एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का ये एक वेरिएंट है, इसका नाम जो है JN1। अभी बीच में स्टार्ट हुआ था लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं रहा, तो जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया गया। रिसेंटली कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI was making news for undertaking minimum support price operation for cotton in India. Where are headquarters of Cotton Corporation of India? कहते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये हेडक्वार्टर है आपका मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई के अंदर है। इसको समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो CCI है, यानी कॉटन कॉर्पोरेशन, CCI से आता है, वैसे और भी नाम CCI होते हैं, लेकिन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां पर हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि ये ध्यान रखता है कि जो कॉटन है उसकी MSP पे नहीं रखता है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही कॉटन बिकना चाहिए। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की हम बात करते हैं, MSP। ठीक है, आपने MRP तो नाम सुना ही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं इसको, लेकिन MSP का मतलब होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि अगर कॉटन का MSP 1000 रुपया है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार ही क्यों ना हो, कोई व्यक्ति या सरकार उस 1000 रुपए से नीचे नहीं खरीद सकती, चाहे कितना भी मार्केट में ज्यादा सप्लाई क्यों ना हो जाए। 1000 से नीचे नहीं खरीदेंगे तो 1000 से ऊपर खरीदेंगे। ठीक है, तो एक तरह का प्रोटेक्शन होता है सरकार द्वारा कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाए तो रेट बहुत कम आ जाए, तो किसानों को जो कॉटन उगाने की जो लागत है वही वसूल ना कर पाए। तो उसके लिए MSP का कॉन्सेप्ट आया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हाँ भाई इतना करना ही पड़ेगा, इतना देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको कौन रखता है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखता है। अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो आपको पता है कॉटन जो है वो कौन सी मिट्टी बनता है? वो है ब्लैक सॉइल के ऊपर, ज्वालामुखी की ब्लैक सॉइल के ऊपर कॉटन बिकता है। और सबसे ज्यादा जो जिस क्षेत्र में ये आता है वो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी में कॉटन उगता है, साथ में सोयाबीन बहुत उगता है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एग्जाम में आता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन जो बिकता है, जो क्षेत्र जो कवर करते हैं वो है गुजरात का क्षेत्र। तो गुजरात सबसे ज्यादा जो है 91.83 लाख कॉटन का जो है क्षेत्र जो है वो गुजरात के द्वारा होता है। ठीक है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। सर्वदा महामंदिर पढ़ा चुका हूं पहले, एक दोबारा फिर से आ गया ये। जो विषय सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है का हाल में ही उद्घाटन किया गया, वो किस शहर में है? तो वो आंसर है वाराणसी। सर्वदा महामंदिर जो है एक तरह का ध्यान सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, जहां पर 7 माला है और वो 7000 लोग एक टाइम पर मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम सवाल है, वाराणसी में ये है इसके अंदर। मोदी ने इसको स्टार्ट किया था। Who has been recently named health ambassador for सलाम बॉम्बे फाउंडेशन? सलाम बॉम्बे फाउंडेशन एक NGO है जिसके हेल्थ एम्बेसडर के रूप में चुना गया है आपका एक मशहूर शेफ है, सेलिब्रिटी शेफ है, अमृता रायचंद। अमृता रायचंद जो है वो सेलिब्रिटी शेफ है, उन्होंने उनको सलाम बॉम्बे फाउंडेशन जुड़ा गया। सलाम बॉम्बे एक NGO है जो कि मुंबई के स्लम में रहने वाले 12 से 17 साल की लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट या उनके ऊपर काम करती है। ठीक है, और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखती है। तो ये है आपकी रायचंद और ये सलाम बॉम्बे के फाउंडेशन की हेल्थ एम्बेसडर बनी है। विच स्ट्रेट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज आल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक? गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक को किसका नाम दिया गया है? हाल ही में किसको गेट ऑफ टीयर्स
का नाम दिया गया है, तो वो है आपका बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब को नाम दिया गया, टीयर्स, गेट ऑफ टीयर्स का नाम दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए बाब अल मंदेब कहां पर है, देखिए हुआ आप ये देख रहे हैं, ये है आपका बाब अल मंदेब जो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ता है। यहां पर जो इलाका है इसे बोलते हैं बाब अल मंदेब। अब यहां पर क्या है, यमन देश, आप देख रहे हो यमन के ही एक कुछ मिलिटेंट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं हूथी बोलते हैं। अब ये हूथी टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, जो भी शिप यहां से जा रहा है उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका वाले जहाजों पे कब्जा किया, इंडिया वाले जहाजों पे भी, पानी के जहाज होते हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश की और रैंसम मांगते हैं, सब करते हैं। तो यहां पर बड़ा बवाल चल रहा है। हूथी मिलिटेंट है, हूथी मिलिटेंट जो है वो ईरान द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बाब अल मंदेब आ गया है। एक और देखते हैं स्टेट ऑफ हर्मोजा, तो वो यहाँ पे गल्फ ऑफ दूसरा है आपका यहाँ पे, और ये पर्शियन गल्फ को यहाँ से जोड़ रहा है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रहा है। इसका नाम है आपका स्टेट ऑफ हर्मोजा। लेकिन गल्फ ऑफ मंदेब जो है वो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी जोड़ रहा है। तो ये दोनों को समझ रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फिगर आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। ये ओमान का हो गया, सऊदी अरब का जो पेनिनसुला है, सऊदी अरब का जो प्रायद्वीप है, उसके एक तरफ है आपका बाब अल मंदेब और एक तरफ आपका है स्टेट ऑफ हर्मोजा, ठीक है। तो दोनों को समझ लीजिएगा, एक तरफ आपका गल्फ ऑफ एडन से रेड सी मिल गया, तो यहां से आपका जो स्वेज कैनाल है वो आपको आगे मिल जाता है, यहां पे पर्शियन गल्फ आपका, ठीक है। What term has been used for the iridescent clouds that was spotted recently over the part of Scotland, Northern England and West Midlands? स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड में कुछ हिस्सों में हाल में देखे गए इंद्रधनुष बादलों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? एक नए तरह के बादल देखने को मिले हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए एक नाम दिया है, नए तरह के बादल है, इसका नाम है नेक्यूरस क्लाउड। नेक्यूरस क्लाउड नाम दिया गया है। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा शाइनी है, रेड, इस तरह के क्लाउड देख रहे हैं। ये इस तरह के क्लाउड जो है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बादलों में दिखाई दिया गया है, ठीक है। इसको नेक्यूरस क्लाउड नया नाम दिया गया, चमकीले शाइनी क्लाउड्स हैं ये, ठीक है। द रेयर क्लाउड्स लुक लाइक अ मदर ऑफ पर्ल्स एंड शाइन विद पेल रेनबो लाइक कलर्स ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। The effect happens as sunlight bends towards tiny ice crystals in the clouds, creating colors again. होता क्या है, जो बादलों में बर्फ के टुकड़े होते हैं, जब सूरज की रोशनी उन बर्फ टुकड़ों से टकराती है और थोड़ा घूम के जाती है, तो इस तरह के क्लाउड जो है इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसको हम नेक्यूरस क्या बोलते हैं, नेक्यूरियस क्लाउड बोलते हैं, शाइनी क्लाउड्स को, ठीक है। ताही और नासिर क्रूज मिसाइलों का हाल ही में किस देश द्वारा अनावरण किया गया है? तो ये जो क्रूज मिसाइलें हैं वो तलहई और नासिर हैं, वो ईरान द्वारा स्टार्ट की गई है, ईरान द्वारा क्रूज मिसाइल। अब यहां पे दो तरह की मिसाइल होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल और होती है बैलिस्टिक मिसाइल। फर्क क्या होता है, जो क्रूज मिसाइल होती है वो धरती की सतह से बिल्कुल ऐसे चलती है, ऐसे मूव करेगी, वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव करती है, ऐसे एक बार जाके यूं जाती है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल है वो सीधे पहले ऊपर जाएगी, ठीक है, और फिर ग्रेविटी के फ्लो में आगे नीचे गिरती है, इसे कहते हैं आपका बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल है नीचे, तो हमारा जो ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है, नीचे ऐसे करके जाता है वो, ठीक है। तो टेलेमा और नासिर जो है क्रूज मिसाइल जो ईरान द्वारा स्टार्ट की, मतलब अपनाई गई है। Who has recently been awarded the impact filter of ODI series? अब इन ODI सीरीज हुई थी किसकी, इंडिया और साउथ अफ्रीका की। तो वहां पर एक ना फिल्टर के रूप में इम्पैक्ट फिल्टर का ODI सीरीज में जो है साई सुदर्शन एक नया डेब्यूटेंट किया है, उनको अवार्ड दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। हाउ मेनी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो 57 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों को खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस राज्य में सर्वदा महामंदिर धाम को गया है? फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर सर्वदा मंदिर को, महामंदिर को इनॉग्रेट किया है, जो कि एक सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टेम्पल है जहां पर ध्यान कर सकते 7,000 से ज्यादा लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो भारत ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक, ठीक है, उसकी घोषणा की है। तो बहुत खास व्यक्ति होगा, तो वो खास व्यक्ति है यूएई के जो हेड रहे हैं, कुवैत के रहे हैं। इनका नाम है आमिर शेख नवफ अल अहमद अल जबर अल
सभा, नाम थोड़ा बड़ा है। कुवैत के आमिर हैं, जो वहां पर आमिर सिस्टम मिलता है, शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा हैं, जो कुवैत के हैं। इनकी डेथ होने पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषणा की गई है, क्योंकि कुवैत से संबंध इंडिया के बहुत है। मिडिल ईस्ट से जितने भी कंट्रीज हैं, भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा व्यापार होता है, बहुत ज्यादा मैन टू मैन ट्रांसफर भी हो जाता है कि इंडिया के लोग, बहुत सारे लोग वहां काम करने आते हैं। मिडिल ईस्ट की एक तरह की इकोनॉमी जो है वो भारत पे डिपेंड करती है, ठीक है। हु हैज बीन, इजरायली सरकार ने भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इजरायली सरकार ने एक नया राजदूत नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है रेव्यून एजर। रेव्यून एजर जो है वो इजराइल की तरफ से भारत के राजदूत हैं। फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? फेम इंडिया योजना के लिए, तो इसके लिए जिम्मेदार है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, FAME, फेम इंडिया स्कीम है। ये स्कीम कौन सी है? ये फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फास्टर एडॉप्टेशन, ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फेम इंडिया क्या है? फास्टर एडॉप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया, की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए इसके लिए फेम इंडिया नाम का एक योजना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने इसको स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज कर सकें। केंद्र सरकार किस वस्तु के निर्यात पर कर छूट लाभ को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है, जिसे 2022 के मध्य प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया था? भारत सरकार ने शुगर के ऊपर, चीनी के ऊपर प्लानिंग किया कि इसके ऊपर टैक्स को दोबारा इंपोर्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि इसको पहले 2022 में इसको हमने रोक दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा से इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है इसके अंदर। हाल में किस कार्य ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता में ये संबंधित है आपका चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023, नाम सुनिएगा, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 किस गेम संबंधित है? वह चेस से, चेस संबंधित है। कौन जीता है इसके अंदर? वो है डी गुकेश। गुकेश जो है वो चैंपियन बने हैं, भारत के हैं ये डी गुकेश, इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा, उदाहरण क्या है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट हो गई है, दो जिलों के बीच में, एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, बहुत अच्छी है। प्रयागराज से वाराणसी, प्रयागराज से वाराणसी आने की आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर योजना शुरू हो चुकी है, जिसको आप क्योंकि देखिए जिसके पास पैसा है उसके पास समय कम है, तो जल्दी से जल्दी चाहता है कि ट्रेवल कर सके, तो एक जिले से दूसरे जाने के लिए छोटा सा रूट होता है, कम समय में पहुंच सकते हैं। वाराणसी से लेकर आपका प्रयागराज जाएंगे, ठीक है, वाराणसी लेकर प्रयागराज जाएंगे। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल में किस भारतीय राज्य की शुरू हुई है? एयर सफारी जो है वो उत्तराखंड के अंदर शुरू हुई है। एयर सफारी देखिए इस तरह का हेलीकॉप्टर होता है, आप बैठ के आराम से घूमे फिरें, मजा लें, तो उत्तराखंड में पहली बार इसको शुरू किया है। तो दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो हेली टैक्सी का काम करेगी वो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वाराणसी से आपका प्रयागराज जाएंगे, और दूसरा है आपका जो एयर सफारी है ये उत्तराखंड में इस्तेमाल हुई है, आप पीछे बैठ सकते हैं, ये उड़ रही है, ठीक है, सिंगल इंजन का होता है ये जहाज। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वासुदेव देवनानी है इसके अंदर। विच स्पोर्ट्स इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर फर्स्ट टाइम? कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जो खेलो इंडिया, देखिए खेलो इंडिया जो होता है वो छोटे बच्चों का प्रोग्राम होता है, स्कूल लेवल पर और यूनिवर्सिटी, दो होते हैं, स्कूल लेवल का और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल स्पोर्ट्स है, और जैसे नेशनल गेम्स होते हैं हमारे ना, राष्ट्रीय खेल होते हैं, तो वो तो ओपन हो गया। फिर होता है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होते हैं, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, ठीक है, तो 3 चरण पे हमारे गेम्स हो रहे हैं, स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर और ओपन लेवल पर। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो चला है वो इस साल का जो हुआ है वो हुआ चेन्नई में चल रहा है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर आयोजित हो रहा है, तमिलनाडु में। इसमें एक नया स्पोर्ट्स डाला गया, उसको डाला गया स्क्वैश को पहली बार इसको यहां पर खेलो इंडिया में डाल दिया गया इसके अंदर, ठीक है। किस सिख गुरु के 4 बेटों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, ठीक है, और ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे जो थे उनको जो जिस तरह से मुगलों ने मार दिया, तो उनकी शहादत पे हम ये वीर बाल दिवस 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उनके नाम थे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह, हु फॉट अगेंस्ट द मुगल एम्परर औरंगजेब एंड हिज आर्मी।
डीन एल्गर जिसने हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की, किस देश टीम के पूर्व कप्तान है? तो डीन एल्गर जो अभी खिलाड़ी थे वो साउथ अफ्रीका के टेस्ट टीम के क्रिकेटर थे, कप्तान थे, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे डीन एल्गर, और इन्होंने अभी जो है रिटायरमेंट का घोषणा की। बहुत अच्छी खिलाड़ी थे। आन्या किला जो हाल में समाचार बना रहा था किस क्षेत्र में स्थित है? तो आन्या किला साइबेरिया के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि पानी के से ये इस तरह की दीवारें जो है, ऑटोमेटिक दीवारें जो है वो क्रिएट हो जा रही हैं, दीवारें जो बन जा रही हैं। क्या है इसके अंदर? पश्चिम साइबेरिया में। ठीक है, साइबेरिया कहां पर है आपका रशिया के अंदर। तो पश्चिमी साइबेरिया में अमान्या नदी के किनारे स्थित अमान्या किले की मिट्टी की दीवारें और लकड़ी के तख्तों के साथ गड्ढे जो उन्नत कृषि और रचनात्मक क्षमताओं को देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये मिट्टी, नदी की मिट्टी और लकड़ी के साथ मिलकर इस तरह की दीवारें क्रिएट हुई हैं। ये दिखाते हैं कि यहाँ पर सिविलाइजेशन थी जो एग्रीकल्चर और डिफेंस के लिए काम होती थी। तो ये पश्चिम साइबेरिया के अंदर ये देखी गई है। तो आज का वीडियो इतना ही है। दिसंबर का करंट अफेयर ने पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आके। बाकी कोई समस्या हो तो कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में स्वागत है। ये करंट अफेयर्स बाय पीसीएस गुरुजी एक चैनल है और करंट अफेयर्स हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 प्री के मद्देनजर। करंट अफेयर्स दिसंबर महीने का है। महीने 100 से ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले 25 सवाल वीडियो नहीं देखा वो देख। दूसरा वीडियो आज है 25 से 25 क्वेश्चन आज हम भी देखेंगे कि रोज 25-25 करके हम पूरा दिसंबर करंट अफेयर्स खत्म कर देंगे। ये एक पीडीएफ है। ऐसे में 2-3 चीजें बनाई हैं जैसे अलग अलग सोर्स तैयार किया हुआ है, अच्छी जो बुक्स हैं, मार्केट है, जिससे कि आपको कम समय में करके करंट, ठीक है, करंट भी बोल दे कि करंट अफेयर्स हमारा पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस तरह से सिचुएशन आ चुकी है आपको मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ना ही पड़ेगा, 3-4 सोर्सेस से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका यूपी पीसीएस प्री का करंट अफेयर्स तैयार होगा। ठीक है, आज हम 25 सवाल देखेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। सबसे पहले कहने की जरूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि आपको करंट अफेयर्स मिलता रहे। क्वेश्चन देखते हैं 25वां। Which Hollywood actor has been honored with the Satyajit को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार सम्मानित किया? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि सत्यजीत, फोटो देखी कभी उनकी? सत्यजीत रे के बारे में पता ही होगा आपको, जुड़े हुए तो व्यक्ति हैं और बहुत ही के डायरेक्टर रह चुके हैं। पाथेर पंचारी थी हमारी फिल्म थी इनकी बनाई जो ऑस्कर में गई थी और उसको तो रेकमेंड करने के लिए नेहरू जी ने लेटर लिखा था, मतलब ये स्थिति थी। ठीक है, ऑस्कर वाले इनके घर आके इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट देकर अवार्ड देकर गए हैं। तो ये इस लेवल के व्यक्ति रहे हैं, सत्यजीत रहे। और जो इनके नाम पे अवार्ड मिला है वो माइकल डगलस को मिला है। ठीक है, बी है माइकल डगलस, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन माइकल डगलस है। Who inaugurated the उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उद्घाटन किसने किया? तो वो किया है नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी एट उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ठीक है, कहां पे हुआ है? देहरादून के अंदर हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI इन देहरादून। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि भाई उत्तराखंड को इन्वेस्टर हब बनाना है, कि जो स्टैब्लिश है उत्तराखंड एज ए न्यू सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट, की कंपनियां वहां पर आकर इन्वेस्ट कर सकें, उसके लिए काम करना है। और इस मौके पर एक काम और किया जिसे आप ये महिलाओं को देख रहे होंगे, तो पीएम ऑल्सो लॉन्च द हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, स्वयं सहायता समूह होता है, SHG से कहते हैं, महिलाओं का ग्रुप होता है, तो उनका द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को भी एक ब्रांड हिमालय ब्रांड से डाला गया है। हाउस ऑफ हिमालय नाम दिया गया। हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड नेम है जो उत्तराखंड की महिलाओं ने SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसको वो प्रमोट करेंगे, जिससे कि वो बिजनेस जनरेट कर सके और थोड़ा सा पैसा जनरेट कर सके। बहुत अच्छी बात है। हाउस ऑफ हिमालय उत्तराखंड की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रोडक्ट बना रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has taken oath as a new CM of मिजोरम? मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है
बी ऑप्शन लाल दुआ, जोरम्स पीपल मूवमेंट, ZPM। अब ये थोड़ा समझते हैं, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। अभी नवंबर में चुनाव हुए, कहां पे हुए थे? तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, ठीक है। कल भी डिस्कस हमने किया था कि भाई कहां कौन कौन सीएम बने हुए हैं, तो आप लोगों ने रिप्लाई, कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया। आपने नहीं किया तो कम से कम अपने दिमाग में तो रिकॉल कर ही लेना। अब जो मिजोरम है, मिजोरम में एक नई पार्टी गठित हुई, ZPM नई पार्टी है, बिल्कुल 4-5 साल पुरानी पार्टी है। इसका नाम है जोरम पीपल्स मूवमेंट। और इसने जो इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर कौन है आपके? लाल दुमा, ठीक है। लाल दुमा जो है इसके फाउंडर है। ये एक्स IAS अफसर है, यानी कि एक सीनियर IAS अफसर रह चुके थे, ठीक है। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक नई पार्टी डाली, ZPM, ठीक है। और इस पार्टी ने चुनाव जीत लिया और ये सीएम बन चुके हैं। लाल दुमा इज मिजोरम चीफ मिनिस्टर। पहले ये पूर्व IAS अफसर रह चुके हैं ये, ठीक है। छठे सीएम होंगे ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज स्टैच्यू वॉज रिसेंटली अनवील्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है? जयपुर में एक वैक्स म्यूजियम है, वहां पर महान हस्तियों के, इंडिया के महान हस्तियों के वैक्स के पुतले लगते हैं। वहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर का स्टैचू लगाया गया है। लगभग 5 फुट 11 इंच की हाइट है, उसके हिसाब से ये देखिए, वैक्स स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर एट जयपुर वैक्स म्यूजियम जो है यहां पर है। तो महापरिनिर्वाण दिवस हमने कल भी पढ़ा था, महापरिनिर्वाण दिवस होता है यानी कि 6 दिसंबर, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्राण त्यागे थे। तो बुद्धिज्म, चूंकि बुद्धिस्ट थे, तो उनको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। President Draupadi Murmu has been additional charge of agriculture ministry to which union? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, नोट कर लिया है। फिर यहाँ पे करते हैं, अर्जुन मुंडा को एक्स्ट्रा ये पार्ट दिया गया है। खास ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसमें ज्यादा नहीं करेंगे, ध्यान देंगे इसको, ठीक है। टाइम नहीं बर्बाद करने का। Who has inaugurated the world largest concentrated solar power project during COP28? COP28 के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? COP28 पता ही होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है। दुबई में होता है, UAE के अंदर इस बार ये COP28 मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। वहीं पे UAE के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अपने ही नाम का जो है उन्होंने सोलर पावर प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ी केंद्रीय सौर ऊर्जा परियोजना है। ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि COP28 जो था वो इस बात पे था कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ठीक है, और जो गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इस मीटिंग से जस्ट पहले जो अल रशीद हैं UAE के, उन्होंने अपना एक सोलर पावर प्लांट को जब इनॉग्रेट किया तो एक ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि हाँ UAE जो है वो सीरियस है इस मैटर को लेकर, ठीक है, अच्छी बात है। गरबा which was included in the list of intangible cultural heritage by UNESCO is from which state? गरबा के बारे में बताइए, कौन से राज्य का है भाई? गरबा तो है गुजरातियों का जो है वो डांस है, और इसको यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज बाय, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को में डाल दिया गया है। अमृत सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को ने डाला है गरबा को, और ऐसे कई सारे हो चुके हैं। 2 साल पहले कलकत्ता की दुर्गा पूजा को भी इन्होंने डाला था, और ये 15 कल्चरल आइटम है। बहुत ज्यादा हमारे देश में वैसे कल्चर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इससे पहले दुर्गा पूजा थी, और उसका ये 15th कल्चरल आइटम है हमारा, जो इस बार गरबा को डाला गया है। अगर मैं तो अगर यूनेस्को अगर कुछ और ढंग से देखे तो मुझे 200-400 तो कल्चरल आइटम हमारे देश में इनको ऐसे ही मिल जाएंगे। Which city is a host of first Indian Art, Architecture and Design Biennial IAADB 2023? पहले भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन बेनियल IAADB 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो वो है नई दिल्ली, और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एंड नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बेनियल IAADB 2023 एट रेड फोर्ट, लाल किले में किया हुआ है, ठीक है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन में एक सेंटर बनाया गया, आत्मनिर्भर
भारत सेंटर फॉर डिजाइन एट मेटफोर्ड और स्टूडेंट के लिए एक बिलियनियल समृद्धि, ठीक है, समृद्धि का भी उद्घाटन उन्होंने किया है और साथ में एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो 3-4 काम उन्होंने यहाँ पे रेड फोर्ट पे किए थे, ठीक है। पहले तो IAADB का उद्घाटन किया गया, साथ में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन को इनोवेशन किया गया, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक समृद्धि भी लॉन्च किया गया और साथ में एक कॉम्पिटिटिव स्टैम्प, यानी कि जो आपका स्मारक डाक टिकट होता है, कुछ होते हैं डाक टिकट होते हैं कि 125 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का, ठीक है। जैसे कि मीरा के ऊपर 525 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, 525 कॉम्पिटिटिव, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव, यानी कि ये मार्केट में नहीं चलते हैं लेकिन याद में चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें की आती हैं। तो उन्होंने ये भी लॉन्च किया था। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च हरित सागर गाइडलाइंस, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देशन को लॉन्च किया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या किया इन्होंने क्या किया? हरित सागर होता है ना, देखिए यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन। हमें पोर्ट्स बनाने हैं, बंदरगाह बनाने हैं जो कि ग्रीन पोर्ट्स हो, यानी कि ऐसा हो कि जितनी ऊर्जा वो लोग पूरे ऑपरेट करने में यूज कर रहे हैं या जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो रिलीज कर रहे हैं उतना वो प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है, या कार्बन न्यूट्रल करते हैं। किस तरह से? ठीक, जितना लेट्स सपोज एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एनवायरमेंट डाली तो एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोख भी रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, पेड़ लगा के कर रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट यूज करके ग्रीन पावर, तो इसके गाइडलाइन बनाई है पोर्ट्स के लिए, इसको होता है हरित सागर, कि भाई अगर आपको अपना पोर्ट ग्रीन पोर्ट बनाना है तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो किसने किया? यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है हरित सागर के लिए, ठीक है। एज पर S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P का मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी का नाम है, ठीक है, रेटिंग एजेंसी है। एज पर S&P रैंकिंग विच इंडियन इंश्योरर इज द 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड। S&P रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय बीमा करता दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमा करता है? तो S&P जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है उनके हिसाब से हमारा जो LIC है वो 4th सबसे बड़ा कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। LIC जो है इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है, वो 4th है इंश्योरेंस कंपनी S&P का। और ये सिर्फ जर्मनी की जो अलायंस है कंपनी, इंडिया में भी काम करती है अलायंस, ठीक है। और चाइना लाइफ इंश्योरेंस और जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये दो तो काम करती है भारत के अंदर। इसके बाद LIC है, तो LIC बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की 4th नंबर की इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODES बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODES लॉन्च किया है? तो भारत ने मिलकर कोरिया के साथ मिलकर ये काम किया है। Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC launched the Indian Core Electronics Origin Data Exchange System. It aimed at facilitating the smooth implementation of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) by way of electronic exchange of origin information between the two custom administration in respect of goods traded under the CEPA. देखिए, इंडिया ने और कोरिया ने मिलकर CEPA साइन किया हुआ है, ठीक है। इंडिया और कोरिया मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया कि भैया हम तुमसे माल लेंगे, तुम हमारा मान लो, इस तरह ट्रेड होगा। अब इस ट्रेड को बहुत स्मूथली कर सके इसके लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कितना माल गया, क्या किया, किस कंपनी ने कौन से करे, उस इंफॉर्मेशन के लिए ये सब काम किया गया है कि इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने ये चीज लॉन्च की है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब यहां बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब एग्जाम सवाल आता है कि कौन कौन से हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो पहले डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो जिस पे लगते हैं वही पे करता है। जैसे सरकार ने अगर मुझ पे लगाया तो मैं ही पे करूंगा, जैसे कि इनकम टैक्स, मैंने इनकम कमाया, सरकार ने बोला कि इनकम टैक्स के ऊपर भाई मान लेते 10% लगेगा, तो मैंने चूंकि मुझ पे लगाया गया तो मैं ही पे करूंगा, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वैल्यू टैक्स हो गया, जिस पे लगा उसने दिया, जिस पे लगा उसने दिया। कुछ होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, लगता किसी और पे है देता कोई और है, लगता किसी और पे है देता कोई और है। जैसे कि रेस्ट बोला सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है,
अब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो अब लगा वो किस पे, रेस्टोरेंट मालिक के ऊपर कि भैया रेस्टोरेंट में तुम्हारा जो है वो सर्विस चेक लगेगा जितने भी कस्टमर खाना खाएंगे, और दे कौन रहा, कस्टमर दे रहा है। लगा किस पे, जमा कैसे करनी है, उसको मालिक को, दे कौन रहा है, कस्टमर दे रहा है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको ये बताना है कि भारत में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सबसे ज्यादा किस प्रकार के टैक्सेस जो हैं दिए जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ना चाहिए। अभी नहीं पढ़ेंगे, मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपको और पढ़ना, क्योंकि मेंस में आता है किस तरह से टैक्सेस के ऊपर, टैक्स जीडीपी रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो क्या चीज है, अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के फायदे नुकसान क्या है, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट क्या कौन कौन होते हैं, ये सवाल आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। Who has been elected as a new chief minister of राजस्थान? मैंने कहा अभी चुनाव हुए थे, 5 चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, तो उसमें राजस्थान के सीएम जो बने हैं वो बने हैं आपके भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जी जो हैं वो आपके राजस्थान के सीएम बन गए। इससे पहले अशोक गहलोत हुआ करते थे। Who will be honored with the पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है आपका जावेद अख्तर साहब को मिला हुआ है। जावेद अख्तर साहब को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2024-25 का मिल गया है। आप उनको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। Who has been elected as the Prime Minister of Poland? पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो नए नए बने हुए हैं वो है डोनाल्ड टस्क। प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री पोलैंड के, ठीक है, डोनाल्ड टस्क, ठीक है। और पोलैंड को अगर आप देखिए मैप में तो आप पोलैंड को देख रहे होंगे, बगल में जर्मनी है, ठीक है, उधर रशिया भी है, लिथुआनिया, लतीविया, एस्टोनिया, ईस्टर्न यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप है, पोलैंड है, बगल में जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी है। अगर आप देखिए तो पोलैंड का और स्वीडन और डेनमार्क के बीच में बाल्टिक सी है। ये ज्योग्राफी है भैया, मैं जानना क्यों डाला कि आप ध्यान दो। पोलैंड है, पोलैंड और स्वीडन और के बीच में बाल्टिक सी, तो नॉर्थ यूरोप है, ये बहुत ठंडा इलाका रहेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था, आपको पता है वॉर्सो पैक्ट क्या है? नाटो का रशिया द्वारा दिया गया जवाब था वॉर्सो पैक्ट। नाटो क्या था कि जितनी भी कंट्री हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जितने भी अमेरिका की सपोर्ट करने वाली कंट्री हैं उनको मतलब नाटो में डाल दिया गया, ग्रुप का नाम है नाटो। उसके काउंटर में रशिया ने बनाया वॉर्सो पैक्ट साइन किया, ठीक है, कि जो रशिया को सपोर्ट वाली कंट्रीज थी वो वॉर्सो में आ गई। तो पोलैंड था, ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन वगैरह जो उस समय हुआ करते यूएसएसआर के, वो सब इस कंट्रीज में हुआ करते थे। खैर पढ़ेंगे बाद में इसको हम कभी। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडियन मिलिट्री। तो एक ना विनबैक्स नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है भारत की, साथ में VIN है तो वियतनाम, V फॉर वियतनाम, विनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच में हुई है। कहां हुई है? वियतनाम के अंदर हुई है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये विनबैक्स, ठीक है। वियतनाम कहां है? आप देखो, वियतनाम की राजधानी है होचिमिन, ठीक है। इंडिया यहां पर आता है, थाईलैंड आ गया, कंबोडिया आ गया, और आपका इधर आ गया आपका वियतनाम आ गया, ठीक है। ये है आपका इसकी राजधानी होचिमिन, ठीक है। अभी कंबोडिया बड़ा पॉपुलर है क्योंकि 8वां अजूबा जो है वो कंबोडिया के अंदर है। इस देश के अंदर कंबोडिया है, जो कि है आपका कंबोडिया का जो कंबोडिया का टेंपल जो है, ठीक है, वो उसको कंबोडिया के टेंपल को 8वां अजूबा दिया गया है। सूर्यवर्मन ने उस कंबोडिया के टेंपल को बनाया था, बहुत बड़ा टेंपल है वो। जो सोलोमन रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 हु ही वाज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। जो सोलोमन थे वो अभी ये उनका देहांत हुआ है। किस स्पोर्ट संबंधित थे? जो सोलोमन क्रिकेट संबंधित थे। किससे संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे जो सोलोमन, ठीक है, वेस्ट इंडीज के थे। अब रहने वाले कहां के थे? तो ग्वाना के थे। कहां के थे? ग्वाना। ग्वाना कहां पर है? अगर आप ये देखो, ये है आपका, ये साउथ अमेरिका के अंदर वेनेजुएला, ब्राजील से ऊपर, इधर सूरीनाम से ऊपर ग्वाना दिख रहा है आपको, यहां पर है, जिसकी राजधानी है जॉर्जटाउन, राजधानी जॉर्जटाउन है। यहां बगल में वेनेजुएला है, ग्वाना यहां पर है। तो वेस्ट इंडीज क्या है? अगर कभी आप क्रिकेट नाम सुनो वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज कुछ नहीं है, जो कुछ देश है जैसे अलग अलग, जमैका, सेंट किट्स, ग्वाना, इन सब का क्रिकेट के अंदर जब वो जाते हैं तो वो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सोलोमन तो हो गए क्रिकेटर थे, ठीक है। मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन से कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। तो ग्वाना कहां पर है? साउथ अमेरिका के अंदर है।
ये तो समझ में आ गया। ज्यादातर यहाँ पे दो ही तरह के लोग रहते हैं, इंडियंस रहते हैं और थोड़े से आपके अफ्रीकन रहते हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री भी हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब मोहम्मद समथिंग नाम था, मैं भूल गया हूँ। तो वो अभी जो प्रवासी भारत दिवस होता तो वहां पर आए थे, इंडिया आए थे, एज ए गेस्ट आए थे, ठीक है। अच्छा, अब वहां पर एक मसला आ गया गुयाना के अंदर। क्या मसला आ गया कि बगल का देख रहे हो वेनेजुएला, अब इसने बोल दिया है कि भाई ऐसा है कि ये जो इलाका दिख रहा है, जो रेड दिख रहा है आपका एस्क्यूबा जो इलाका है, इसको बोलते हैं गुयाना एस्क्यूबा। आप देखिए गुयाना, ये गुयाना दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आपको एस्क्यूबा दिखाई दे रहा है, गुयाना एस्क्यूबा, ये रेड रंग का दिखाई दे रहा है। वेनेजुएला बोलता है कि भाई ये इलाका तो हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, हमें दे दो। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे पेट्रोलियम गैस निकल के आई है, तो वगैरह ये इलाका दे दो। अब यहाँ पर गुयाना और वेनेजुएला के बीच में एस्क्यूबा को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वो कहता है इतना बड़ा इलाका जो है वो वेनेजुएला का इलाका है, हमें दे दो। और ज्यादा पॉपुलेशन, नदी है, ये नदी आती है, इसके इधर तुम्हारा देश, उतना हमारा देश। तो समझ लो कि गुयाना को पूरा दो टुकड़े में बांट देने की बात कर रही है वेनेजुएला, लेकिन तभी से आसान चीज नहीं होगा। सुरीनेम भी, यहाँ पर भी इंडियंस बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, लेकिन सुरीनेम जो है वो फ्रांस की कॉलोनी था और जो गुयाना है वो ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है, इसलिए क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पे। Who has released a book सामवेद ऑफ न्यू इंडिया सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? विमोचन जो किया है वो किया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। और ये किताब क्या चीज है? किताब में मोदी जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिए हैं उनका कंपाइलेशन है, कंपाइल करके दिया गया भाषण, ठीक है। मोदी जी ने जो भी कंपाइल किया, कंपाइलेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो बोला है उसका एक कंपाइलेशन किया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील्ड 2 न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, कैरेनस्क एंड एम्परर अलेक्जेंडर। तो जो आपका कैरेनस्क और एम्परर अलेक्जेंडर है वो रशिया की सबमरीन्स हैं, ये पनडुब्बियां हैं ये, ठीक है। खैर यार नाम याद रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं क्योंकि इंडिया संबंधित है नहीं, तो बस जानकारी के रख लीजिएगा। द फर्स्ट पेयर ऑफ साइबेरियन टाइगर रीच्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज़ूलॉजिकल पार्क। साइबेरियन टाइगर का पहला जोड़ा निम्नलिखित में से किस प्राणी उद्यान पहुंचा है? देखिए 2011 में भारत में साइबेरियन टाइगर, साइबेरिया कहां पर है? रशिया के अंदर है, रशिया में, ठीक है। वहां के टाइगर 2011 में भारत में साइबेरियन टाइगर खत्म हो चुके थे। कुछ टाइगर हिंदुस्तान में थे, हिमालयस वगैरह में जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर उन टाइगर को रखा जाता था। साइबेरियन, 2 तरह के टाइगर होते हैं, साइबेरियन टाइगर भी होता है और एक रॉयल बंगाल टाइगर जो कि हमारे बंगाल में सुंदरबन में होता है, ठीक है। थोड़ा सा साइज वाइज का फर्क होता है, दिखने में कैसे लगते हैं, साइज का थोड़ा फर्क होता है। साइबेरियन टाइगर 2011 में खत्म हो गए, यहाँ पे एक आखिरी था वो जरा बुढ़ा होकर मर गया। फिर कुछ 8-10 साल कुछ टाइगर नहीं रहे साइबेरियन टाइगर, तो हाँ फील्ड नहीं मंगाते हैं कुछ कहीं से, तो बाहर से दो टाइगर्स को, एक पेयर को मंगवाया गया है और उसको पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहां पर उनको रखा जा रहा है, ठीक है। ये साइबेरियन टाइगर है और पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। टाइगर ठंडे इलाके में रहते हैं वैसे। Which country's NGO has been honored with the International Gender Equality Award? किस देश के एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 समझ गया? देखिए ये जो पुरस्कार है ना, ये आपका फिनलैंड देश में इसको दिया, किसको दिया? अफगानिस्तान की एक एनजीओ है उसको दिया है, जेंडर इक्वालिटी के लिए। भाई बहुत जरूरत है वहां पे, जिस तरह तालिबान का शासन है वहां पे, वो तो और तो कुछ कर नहीं देते, तो वहां पर एक एनजीओ है जो इस बात को कोशिश करती है कि जेंडर इक्वालिटी रहे, इसलिए अवार्ड बनता है उनको। फिनलैंड ने ये अवार्ड दिया है एनजीओ का नाम है अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, AWSDC, अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, जो कि है अफगानिस्तान के अंदर, और इनको अवार्ड मिला इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज 2023 मिला है, ठीक है। ये अफगानिस्तान के एनजीओ है ये। IMF will provide how many million $US assistance to Sri Lanka to improve the economy? दोस्त या तो ना हो, अच्छी बात है, या हो तो भाई चाइना से ना हो। चाइना दोस्त नहीं है, चाइना तो मतलब खतरनाक है। चाइना क्या करता है, पहले तो उसने बड़ी बड़ी बातें करके आपको चढ़ा दिया ऊपर, और आपने ले लिया फिर लोन, और लोन लेने के बाद आप चुका नहीं पा रहे तो आप दिवाली हो गए। श्रीलंका की हालत यही है, श्रीलंका के बहुत सारे कंट्रीज की हालत यही है। चाइना ने जिस तरह से लोगों को लोन बांटे हैं और उसका रिकवरी कर रहा है, लोन न चुकाने पर बहुत सारी कंट्रीज जो है डिफॉल्ट हो रही है। फिलहाल श्रीलंका डिफॉल्ट हुई, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अपने लोन की किस्त ना चुका पाना, इसे कहते हैं डिफॉल्ट हो जाना।
अब क्या हो गया, अब ये कहानी है कि श्रीलंका को चाहिए हेल्प, कई कंट्रीज ने हेल्प की, इंडिया ने भी हेल्प की थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईएमएफ ने लगभग 337 मिलियन डॉलर जो है श्रीलंका को दिए हैं, जिससे कि श्रीलंका अपनी जो किस्त विस्त चुका के थोड़ा सा लाइन पे आ सके। ठीक है, तो लगभग 337 मिलियन डॉलर जो है श्रीलंका को दिए, आईएमएफ द्वारा पे किया जा रहा है कि वो कुछ अपना, ठीक है, जितना श्रीलंका ने लोन लिया उसका 52% चाइना द्वारा दिया गया है, समझिए। Which of the following IITs has developed अमृत to remove arsenic and metal ions from water? निम्नलिखित में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु के आयनों को निकालने के लिए अमृत विकसित किया है? ये ना आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये फिल्टर बनाया है। अब ये फिल्टर क्या करता है, आप ऐसा पानी जिसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है, आर्सेनिक हैवी मेटल होता है, अगर आप इसे पियोगे तो शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, जहरीला मेटल भी होता है। ठीक है, अमूमन ग्राउंड वाटर्स में ज्यादा आता है, या जहां पर फैक्ट्रीज होती हैं और फैक्ट्री अपना पानी को जो का वेस्ट होता है फैक्ट्री के अंदर वो ठीक से डिस्चार्ज नहीं करते और वो पानी किसी तरह से ऐसे फेंक दिया, वो पानी रिसते हुए जब जमीन के अंदर पहुंचता है तो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको खराब कर देते हैं, आर्सेनिक वहां पे आ जाता है। जब बच्चे पीते हैं तो वो उसके जो लोग पीते हैं तो उसमें बहुत जहरीला होता है, कई तरह की स्किन बीमारी और इस तरह की बीमारी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हैंडपंप लाल रंग के पोत दिए जाते हैं, ठीक है, वो होता ही इसलिए कि बताने के लिए कि इस हैंडपंप से पानी मत पियो, क्योंकि ये हैंडपंप में जो पानी आ रहा है उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये जब तक पता लग पाता तो अच्छी बात है, नहीं पता लग पाता तो दिक्कत है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे माइंस होती हैं, जहाँ पे कोयले की माइंस होती है, वो सब जगह वहां से भी आर्सेनिक जो है बहुत सारा ग्राउंड में चला जाता है और मजबूरी में जो गरीब गांव वाले हैं वो वही पानी पीते हैं। तो एक सोल्यूशन के लिए एक इस तरह का अमृत नाम का स्टार्ट किया, जिसका नाम है भारत सरकार द्वारा आर्सेनिक और धातु हटाना। इसमें लिखा है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूव बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म इसका ANRUT। ये आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए। Parliament has recently passed the Central Universities Amendment Bill 2023. This will amend the bill. देखिए, Central Universities Amendment Bill 2023 ये बिल पास हुआ है और इस बिल ने किस पुराने बिल को पास किया, रिप्लेस किया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, अब ये भी बिल है, बिल का मतलब क्या है, जब राष्ट्रपति इसको साइन कर देंगे तो ये भी एक्ट बन जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 को रिप्लेस करता है कौन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 इसने कर दिया। इसने करा क्या, अब इससे क्या हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 ने क्या किया कि जो ट्राइबल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चल रहा है कि भाई इसके अंदर तेलंगाना के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही है, जिसका है सराखा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। कौन है, सराखा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है तेलंगाना के अंदर, वो सेटअप की जाएगी जब ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सराखा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना है। ठीक है, इस बिल के पास होने से न्यू यूनिवर्सिटी विल इंप्रूव एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, न्यू यूनिवर्सिटी विल इंप्रूव रीजनल इम्बैलेंसेस एंड एडवांस रिसर्च इन ट्राइबल आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम फॉर पीपल। यानी कि जो ये नया बिल आया है मेनली वो फोकस कर रहा है कि ट्राइबल एजुकेशन को किस तरह से और प्रमोट किया जाए, और इसी के तहत तेलंगाना के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई जाती है जिसका नाम है सराखा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। Which anniversary of the parliament attack was दिसंबर 13, 2023? दिसंबर 13 में 2002 के अंदर एक मिलिटेंट अटैक हुआ था। ठीक है, खैर वो तो संसद पे अटैक हुआ था, बहुत खतरनाक चीज थी और बहुत गलत चीज थी, पाकिस्तान ने किया। खैर उसका तो हम लोगों ने मुंह तो जवाब दे दिया। लेकिन अभी हुआ क्या, कुछ भारतीय इंडियंस भी ना, कुछ पता नहीं कहां से वो भांग खा के आते हैं, क्या करते हैं ये लोगों ने। जब ये पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी थी, इसी दिन ये पहुंच गए नई पार्लियामेंट के अंदर और इन्होंने धुआं उड़ाया और कुछ नारे वारे भी लगवाए, कुछ ऐसा किया उन्होंने। ठीक है, अभी चीजें बहुत क्लियर हुई भाई, मिलिटेंट तो नहीं है क्योंकि हथियार कुछ नहीं है, बम नहीं, गोली नहीं, कुछ नहीं, बस उन्होंने धुआं किया, उसके बाद आके कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उनको पकड़ लिया गया है, ठीक से उनकी पिटाई की जा रही है लोगों की। क्योंकि आप जो एक्ट कर रहे हो, आपने एक्ट किया, सेम कोशिश की कि जिस तरह से भगत सिंह ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन भाई वो भगत सिंह और अंग्रेजों का जो मैटर था वो अलग था, आज आप अलग मैटर में रह रहे हो। ठीक है, तो उस तरह को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जो कि बहुत गलत की है। ठीक है, फिलहाल 22वां ये था एनिवर्सरी। ठीक है,
Who is the only Indian cricketer in the list of Google's top 10 trending athlete in 2023? वर्ष 2023 में गूगल के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो जो पूरे 2023 में सबसे ज्यादा गूगल किए गए स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर उसमें एकमात्र इंडियन है, क्रिकेटर है, उसका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल को सर्च किया गया, टॉप लेवल पे किया गया, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा जो सर्च किया गया वो रचिन रविंद्र है, इंडियन ओरिजिन है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे रचिन रविंद्र, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और ये इंडिया की तरफ से आपका शुभमन गिल। और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, हु हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एक्सकावेटर बाय वॉल्वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी एट एक्सकॉन 2023 में वॉल्वो कंपनी द्वारा एक एक्सकावेटर, इलेक्ट्रिक एक्सकावेटर की वो नहीं पेट्रोल से डीजल चल रहे हैं, चल किस तरह इलेक्ट्रिक मशीन है, इलेक्ट्रिक एक्सकावेटर है, वो लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किसने किया? नितिन गडकरी साहब जो हैं उन्होंने इस चीज को दिया और ये इस तरह का वॉल्वो की मशीन जो एक्सकेवेट करेगा, यानी कि खुदाई करेगा, इस तरह का करेगा, ठीक है। तो बाकी आज का ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 25 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। कल फिर से 25 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, जिससे कि आप ये 15-20 मिनट के अंदर ठीक से करंट अफेयर्स आते हो। करंट अफेयर्स वो नहीं होता जो आप एक दिन पढ़ते हो, करंट अफेयर्स वो है जो रोज पढ़ते हो, तभी नंबर आएंगे आपके। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए।